रियासी के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल शिवखोड़ी से कटरा जा रही मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि यात्री शिवखोड़ी से दर्शन करके कटरा के तरफ लौट रहे थे। इस दौरान पौनी रियासी मार्ग पर ठंडा पानी क्षेत्र के पास मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 18 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का इलाज रियासी जिला अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क खराब होने के कारण यह हादसा हुआ। इनके पीछे पता नहीं कौन सा भगवान बैठा है जो कि इनको इंसानियत की इतनी भी खबर नहीं है। जो ये हालत हुआ है, ये यात्रु है बेचारे, हमारे एरिया को जो इसका दाग लगता है। ये बाबा बोले के दर्शन के लिए गए थे, माता वैष्णो के दर्शन के लिए आए हैं। रोड की जो कंडीशन इन्होंने बता रखी है, इसके लिए टोटल जिम्मेवार ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और इनके ठेकेदार हैं। जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में इन दिनों बर्फबारी जोरों पर हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। इसी तरह का एक मामला बोनियार के एक दूर दराज के गांव से पेश आया है। दरअसल यहां एक गर्भवती महिला को इमरजेंसी मेडिकल की जरूरत थी। गांव वालों ने सेना से संपर्क किया, जिसके बाद सेना ने गर्भवती महिला को निकाला और समय पर अस्पताल पहुंचाया। यह मामला 10 जनवरी का है। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना की पारो डिटैचमेंट के सैनिकों को बोनियार तहसील के सुदूर सीमा वाली गांव से मेडिकल इमरजेंसी की कॉल मिली। सेना ने एक्शन लेते हुए महिला को गांव से लिफ्ट किया और पैदल 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र पहुंचाया। बडगाम के दूध पथरी में फंसे 2 पर्यटकों को स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों पर्यटक दूध पथरी में बर्फबारी का मजा उठा रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एहसास हुआ कि वह इस इलाके में फंस गए हैं। किस्मत से दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों ने समय पर पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू कर लिया। थोड़ा एक्सप्लोर करने का होता है कि हम अलग अलग जगह पे जाएं, एक्सप्लोर करें। तो हमें दूध पथरी जाना था, फिर हम यहाँ आए। स्नोफॉल का वेट कर रहे थे कि स्नोफॉल हो तो फिर थोड़ा हम मस्ती करें। हम 2 दिन यहाँ रुके और हमने बहुत मस्ती की यहाँ पे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि हम तो स्टक हो चुके हैं यहाँ पे। हम जाएंगे कैसे यहाँ से? लेकिन फिर थैंक यू मैम, थैंक यू सर कि हमें इतने अच्छे से वहाँ से लाया गया अपनी गाड़ी से। फिर गवर्नमेंट गाड़ी से डीडी अथॉरिटी हमें रेस्क्यू किया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। मतलब हमें थोड़ा सा लगता है कभी कभी कि पता नहीं हम फंस गए, क्या होगा, हम आगे कैसे जा पाएंगे, लेकिन हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, हमें लाया गया यहाँ पे। थैंक यू सो मच। जिला मुख्यालय रियासी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित कौलसर पंचायत में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले बनाई गई सड़क पर पुली छोटी सी गाड़ी चलने के कारण जमींदोज हो गई। इस कारण लोग ठेकेदार द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री पर रोष व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीनें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को सड़क बनाने के लिए दी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। नाराज लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ये सर जो यूनिवर्सिटी है, इस पर हमें पूरी रियासी जो है तवक्का रखती है, डिस्ट्रिक्ट रियासी तवक्का रखती है। सर इसमें अगर 14 या 15 साल के बाद इसमें रोड का काम आया तो हम इसका मोदी गवर्नमेंट का हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जिन्होंने ये हमारे काम या हमारी यूनिवर्सिटी या ये कुछ भी दिया, हम इसका बहुत तवक्का करते हैं। और गवर्नमेंट सर हमारा इतना पैसा लाती है, हमारा पैसा बाद में नाजायज़ जाता है, तो हमें इस पर बहुत अफसोस आता है, क्योंकि हम यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, हम पंच सरपंच हैं, हमें पब्लिक ने आगे किया है, लेकिन इसलिए नहीं किया है कि हमारे ये काम हो। तो खुदा न खास्ता कल को गाड़ी, जैसे कि पुली एक गाड़ी खाली गाड़ी आने से पुली गिर गई, अगर इसमें कोई 10 बंदे या 20 बंदे इसमें सवार होंगे तो ऐसे पुली ऐसा करेगी या टूटेगी तो कितने लोगों की वहाँ मृत्यु हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन बन सकेगा? हम आपके माध्यम से सर ये बात कहेंगे, उस ठेकेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा ठेकेदार को ऐसा गलत काम नहीं करे, ऐसा हमारे गवर्नमेंट के पैसों के साथ ऐसा बुरा सलूक न बरते कि बाकी ठेकेदारों को इस बात में सूझना चाहिए। मेन रोड से 1.5 किलोमीटर यूनिवर्सिटी रोड,
हमने अपनी माल की ज़मीनें दी हैं, इसीलिए दी थी कि भैया यूनिवर्सिटी का काम आया था हमारे लिए, कल के बच्चे हमारे जो इधर पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी। मगर ये ठेकेदारों ने अभी ये 15 साल के बाद काम आया, ठेकेदारों ने अभी पहले ये टेंडर जब इनका ठेकेदार का डाला तो इन्होंने ये पुली डाली, पहली डोली है। जब इन्होंने पुली डाली तो अभी 15 दिन नहीं पुली डाले हुए। कल खाली गाड़ी आई इधर टपाने लगे तो वो जिप्सी थी, अभी आर्मी की गाड़ी थी छोटी, 2 दिन पुली डिगी, वो गाड़ी इधर फंस गई, फिर 15 मिनट डाले, उसके बाद गाड़ी निकाली, इधर 10 बंदे थे निकाले। अकेला कोई आएगा जहाँ उसमें सवारी बैठेगी, जहाँ गाड़ी को लोड मटेरियल लेके आएगी, वो कैसे क्रॉस करेगी? यूनिवर्सिटी आगे महल्ला है पूरा, महल्ले में कैसे मटेरियल लेके जाएंगे? रोड यूनिवर्सिटी की रोड है, वार्ड नंबर 7 जड से, तो रोड की हालत देखो, ये जो पैसा लगा है देखो बिल्कुल टूट गया है, 15 दिन हुए नहीं इसको लगे हुए। तो अभी वही जो ठेकेदार उनको पूछो, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि भाई कैसा काम हो रहा है ये, तो इसकी वजह से इसको थोड़ा नजरअंदाज करें, इसको देखें। खाली गाड़ी है, उसकी वजह से टूट गया, ये खाली गाड़ी है इधर से, तो देख लो ये इतना पैसा लगाया, ये भी जाए गया हमारा। ये रियासी जिला मुख्यालय के साथ लगती गनकोलसर पंचायत में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है वो काफ़ी घटिया सामग्री के इस्तेमाल के साथ जो है वो यहाँ पर कार्य चल रहा है। ये पुली की ये तस्वीर है, ये पुली धंस चुकी है और ये धंसने की तस्वीरें जो है वो सुबह तड़के की हैं, और ये यहाँ पर जो इस्तेमाल में मटीरियल लाया गया था उसके ऊपर कहीं ना कहीं स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, निराश हैं, क्योंकि जो ठेकेदार द्वारा ये काम किया गया है वो काफ़ी घटिया किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहते हैं, अगर आप अपने पाँव के साथ इसे उखाड़ना शुरू करेंगे तो ये जल्द ही जो है वो पुली जो है वो पूरी की पूरी धंस जाएगी, और कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया गया है उससे भी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि उनकी क्या मंशा है, कैसे ये सड़क बनाना चाहते हैं। फिलहाल अभी ये पहली ही पुली है और पहली पुली ढलने के बाद ये धंसना जो है वो पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसकी नाराज़गी कहीं ना कहीं स्थानीय लोग, यहाँ के जड के जो वासी हैं वो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ये सड़क मार्ग जो है ये यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है। यूनिवर्सिटी अभी जो है वो कंप्लीट हुई है और यहाँ पर अभी क्लासेस लगना बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही घटिया सामग्री के इस्तेमाल होने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं और लोग जो है वो जाहिर सी बात है नाराज़गी जरूर जता रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। नरगिस्तान त्राल के गुलजार अहमद लोन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वह और उनका परिवार एक कच्चे मकान में रह रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत के बाद उनकी भी उम्मीदें जग उठी है। जिस तरह अन्य लोगों को इस योजना के तहत मकान मिल रहे हैं, इस परिवार ने भी विभाग से योजना के तहत घर उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। जब न्यूज़ 18 ने खंड विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही गुलजार अहमद की समस्या का समाधान किया जाएगा। गई 10 वरियर शड़स मज वोत ब्लॉक वालें तक गसान ऑनलाइन 10 वरियन मज ना कोर्क पे कहें गई ओतर मे डी सी नश लिखित सह त्रुम दपान गो ऑनलाइन मगर गसान कहें ये शीन पे मे बना शुर नबर कड़े कहें बस पाने खसान जनान मोहनी पशे सत शीन त्राने वन गसान मगर ये सारी करान सरपंच सह गो यी कह मुलाजिम अहन गो तो गोरा करान अस पे कहन मे 5 बच शहरस में बसान। ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी कुर्सियों पे बैठ के झूठ बोलना बंद कीजिए। यहाँ पे लोगों के घरों में आके देखिए इनके क्या हालात हैं, यहाँ पे किन हालातों से ये जूझ रहे हैं। आगे बर्फ का मौसम है, आजकल में बर्फ पड़ सकती है, ये कैसे यहाँ पे सरवाइव करेंगे। यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे हैं, जो असलियत है उनको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आइए और इस घर को देखिए, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इस एक घर को जो है इसको ठीक करिए ताकि ये जो सर्दियां आराम से निकाल सके। कुपवाड़ा के उपायुक्त डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने जिला अस्पताल सोगाम का अचानक दौरा किया। उपायुक्त ने इस दौरान विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ के ड्यूटी रोस्टर को चेक किया। इसके अलावा मरीजों से बातचीत की और अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जाना। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टरों और स्टाफ को मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। त्राल जिले के लोगों को एलजी प्रशासन की तरफ से एक बार बड़ा तोहफा मिला है, जहां पहली बार मैरिज हॉल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
R&BEE फारूक अहमद और JE शकील अहमद की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी त्राल के अध्यक्ष मंजूर अहमद खान ने प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये हमारे LG गवर्नमेंट जो अपनी जबान से बोलता है वो इंशाल्लाह रहमान पक्का होता है। जो हमारे गवर्नमेंट बोलता है हम इंशाल्लाह बराबर उस पर चलेंगे। जो भी हमने त्राल में डिमांड किया लोगों ने इंशाल्लाह रहमान 2023 में हम बराबर करेगा। इस साल में जो मैंने यहाँ बोला मैरिज हॉल बनाएगा इंशाल्लाह इसी साल में बराबर हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो यहाँ बस स्टैंड में वो भी इंशाल्लाह इसी साल में बराबर होगा। जो मैंने यहाँ जिम पार्क बनाया इंशाल्लाह रहमान ये भी 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा। हमने ऐसा झूठा वादा कभी नहीं लोगों के सामने बोला। जो मैंने बोला मैंने कर दिया। इंशाल्लाह रहमान आइंदा भी इंशाल्लाह जो भी यहाँ त्राल में कमी होगा वो भी इसी साल में इंशाल्लाह से ब्रेन पहल के रूप में GMC बारामूला में एक एकेडमिक सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर रेजिडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स के साथ साथ मेडिसिन विभाग के जूनियर रेजिडेंट्स ने भाग लिया। सत्र के बाद सवाल जवाब का सेशन भी आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य स्ट्रोक के मरीजों में डिसेबिलिटी को कम करना था। देश में 2 निशान 2 विधान के खिलाफ जंग लड़ने वाले बीखम सिंह और बिहारी लाल को हीरानगर में श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद द्वारा चलाए गए आंदोलन में हीरानगर के बीखम सिंह और बिहारी लाल ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। बीजेपी नेता नरेंद्र जसरोटिया ने कहा कि युवाओं को इनसे प्रेरणा लेकर देश के हित में खड़े रहना चाहिए। लोग भी करते, अस भी करना लोग भी बड़े करते, तहसील के पूरे लोग करते। सानू मैं इत्थे रोला जिसलै आ जाते जिसलै हार पाए मैं मी रोना ही जंदा होंदा ही है ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु सभी जितने भी हैं, नए पुराने कार्यकर्ता लीडर वगैरह सभी नेतागण हैं, जहां समाधियों के ऊपर समाधि स्थल के ऊपर हम श्रद्धांजलि देने आए हैं बीखम सिंह जी और बिहारी लाल जी को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण निछावर कर दिए तिरंगा झंडा फहराने के लिए। रुकेंगे यहां छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP कुलदीप हुड्डा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा बहुत ही अहम है। पूर्व DGP ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इससे गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति जानने में मदद मिलेगी। होम मिनिस्टर अमित शाह 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के एक रोज़ा दौरे पे आ रहे हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव पर वो ढांगरी जाएंगे, जहां टेरर अटैक में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों से वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद जम्मू में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे और यहाँ जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो है उसका जायज़ा लेंगे, जिसमें तमाम जो बड़े अफसरान होंगे, पुलिस या बाकी जो CAPF है, उनसे वो बातचीत करेंगे। तो ये जो उनका दौरा है किस तरह की अहमियत रखता है, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुलदीप हुड्डा, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP रह चुके हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो डांगरी में वाक़या पेश आया, उसके बाद अमित शाह खुद आते हैं और वो वहाँ जाएंगे, कितना बड़ा ह्यूमन जेस्चर आप इसको देखते हैं? ये बड़ा ज़रूरी होता है एक पॉलिटिकल फिगर के लिए, और ख़ास तौर पे यूनियन ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर, वो बहुत बड़ी पदवी होती है। वो अगर आ जाए, लोगों में भी एक सिक्योरिटी का एक एहसास होगा कि होम मिनिस्टर खुद देखने आए यहाँ पे। एक जेस्चर भी है, एक आश्वासन भी है, और साथ साथ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, चाहे वो पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या बॉर्डर पे आर्मी है, या ऑपरेशंस में भी आर्मी है, उनको भी एक मैसेज आती है कि अगर एक इंसिडेंट हो गया जिसमें सिविलियन मारे गए, जिसमें टेररिस्ट ने, पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने सिविलियंस को, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया, होम मिनिस्टर यहाँ पे खुद आ रहे हैं, उससे भी काफ़ी माहौल में फ़र्क पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस भी और अलर्ट हो जाएंगे और लोगों में भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री बहुत सीरियसली हर एक चीज़ देखते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ सिक्योरिटी का सवाल हो और ख़ास तौर पे जहाँ सिविलियन सिक्योरिटी का सवाल हो।
तो उसके बाद जो वो सिक्योरिटी मीटिंग करेंगे, हालांकि ऐसा देखा जाए तो आज इंटरनेट का ज़माना है और हर जगह वो ऑफिसर से लगातार बातचीत करते रहे होंगे यहाँ की सिचुएशन के बारे में, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे और सिक्योरिटी एजेंसी जो मुख्तलिफ यहाँ काम करती हैं ग्राउंड पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है या CRPF है या बाकी फोर्सेस हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि उसका कितना फ़ायदा हो सकता है और किस तरह की इंस्ट्रक्शंस पास की जा सकती है? देखिए, लोगों से मिलेंगे, लोगों से उनको डायरेक्ट ग्राउंड लेवल फीडबैक मिलेगा, एक्चुअल वाक़ात क्या हुए, फिल्टर्ड हालात उनके पास नहीं पहुंचेंगे, एक्चुअल हालात उनको पता चलेंगे। उससे उनको ये भी पता चलेगा कि सिचुएशन क्या गंभीर है, क्या ये ज़्यादा सीरियस है और किस टाइप के मेजर लिए जाने चाहिए ताकि लोगों में सिक्योरिटी का एक माहौल बना रहे और सिविलियंस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में सेफ रहें। तो इसलिए ये चीज़ इंटरनेट के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो पाती है, जो रिज़ल्ट 1-to-1 पर्सन मैसेज में पर्सनल मुलाकात में होती है। उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मीटिंग होगी उसमें कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पुलिस और आर्मी में, क्योंकि ये फ्रंटल फोर्स है टेररिज्म को डील करने के लिए पिछले 32 साल से। और जहाँ पे पीस का माहौल रहा हो, पुंछ राजौरी में पिछले कई साल से बड़ा पीस का माहौल रहा। अगर लास्ट ईयर का कुछ वाक़ात हुए 2021 में और 2022 में, उसको छोड़ के उससे पहले लगभग 10 साल कोई ख़ास इंसिडेंट नहीं हुआ टेररिज्म रिलेटेड वहाँ पे। उससे एक लोगों में भी एक या फोर्सेस में भी एक बात बन जाती है कि शायद अब सारा ठीक हो गया, तो उसमें भी चुस्ती आएगी। जो कोऑर्डिनेशन में कोई अगर कमी नज़र आई हो, जो लोग एलिज करते हैं वहाँ पे, या जो होम मिनिस्टर को खुद जायज़ा करने के बाद महसूस होगा, वो कोऑर्डिनेशन पे भी एम्फेसिस देंगे, उसको टाइप कर लेंगे और उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। तो अभी जिस तरह से आपने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन है उस पर एम्फेसिस होगा कि मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसी जो डील करती हैं, उनमें एक बेहतर तालमेल हो ताकि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं उन पे काबू पाया जा सके। साथ ही हमने देखा कि पिछले दिनों से ये एक खबरें ये भी चलती हैं और कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। तो क्या आपको लगता है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि होम मिनिस्टर ये एक ऑर्डर भी दे सकते हैं या इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि जो ये VDCs हैं या VDGs हैं उनको मॉडर्न वेपनरी दी जाए? देखिए, अगर आप पिछले हालात देखेंगे 1995 से ख़ास तौर पे, जब हमने पहली बार, मैं DIG डोडा था वहाँ पे, विलेज डिफेंस कमेटीज़, अब उनको विलेज डिफेंस ग्रुप कहा जाता है, जब ये कॉन्स्टिट्यूट की गई, ये लोगों में एक सिक्योरिटी का माहौल उससे फैल गया। पहले वहाँ पे जो बार बार माइनॉरिटी माइग्रेशन होती थी, ख़ासतौर पर भद्रवा एरिया में और डोडा एरिया में, वो रुक गई उससे। तो ये जहाँ पे टेररिज्म का माहौल है वहाँ एक बहुत बड़ा ज़रूरी कदम है ये, जिससे लोग खुद अपने आप को डिफेंड भी कर सके। और टेररिस्ट का भी हमने देखना है कि उसका माइंडसेट क्या रहता है। टेररिस्ट जनरली सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है, और सॉफ्ट टारगेट डेफिनेटली वो नहीं है जहाँ पे लोगों के पास आर्म्स हो, इसलिए वो कोशिश नहीं करेगा ऐसे विलेज में जाने की जहाँ पे लोगों में आर्म्स हो या विलेज डिफेंस ग्रुप हो। और ये एक्सपेरिमेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा। इसके लिए 2007 में इंटरनेशनल चीफ्स ऑफ पुलिस जो है, एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, IACP, बेस्ड इन वाशिंगटन, उन्होंने जो विलेज डिफेंस कमेटी का जो एक्सपेरिमेंट देखा है यहाँ पे J&K में, उसके लिए उन्होंने अवार्ड दिया है 2007 में। और ये समझ नहीं आया कि ये विलेज डिफेंस कमेटीज़ क्यों डाइल्यूट की गई, क्योंकि जब तक टेररिज्म का माहौल है, जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है बॉर्डर से यहाँ पे, तब तक सिविलियन लोग, ख़ासतौर पे माइनॉरिटीज़ टारगेट हो सकती है, क्योंकि टेररिस्ट का ऑपरेशन में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहे हैं पुलिस और आर्मी के ज़रिए। और ऐसे माहौल में टेररिस्ट जब फोर्सेस से वो लड़ नहीं सकता है, तब वो सॉफ्ट टारगेट सिविलियन के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि टेररिज्म का माहौल बना रहे
और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक मैसेज आए कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और कश्मीर का मसला बना रहे इंटरनेशनल लेवल पे। अब होम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं, वो खुद इसका जायजा लेंगे और जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उसके तहत विलेज डिफेंस कमेटीज़ को फिर एक्टिवेट किया गया है, नए मेंबर लिए गए हैं यंगस्टर्स। और एक रिपोर्ट ये भी है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं इसमें विलेज डिफेंस ग्रुप्स में, उनको ऑटोमेटिक वेपन SLR सेल्फ लोडिंग राइफल के रूप में दिए जाएंगे। जहाँ तक SLR देने का ताल्लुक है, अगर वो एक्स सर्विसमैन को दिए जाए वो ठीक है, लेकिन जो सिविलियंस हैं क्योंकि उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं होती है, वो एक रेजिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं आते हैं, उनको बड़ी शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाती है ऑन स्पॉट 2-4 दिन की या हफ्ते की, और वो एक डिसिप्लिनरी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते हैं। वो इतना सिर्फ जानेंगे कि हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है। उसके लिए उनको ऑटोमेटिक वेपन देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक वेपन ये इसके 2 साइड हैं। एक साइड ये है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साथ में उसका दूसरा पहलू जो है कि टेररिस्ट ये छीन भी सकते हैं कहीं जगह पर जहाँ पर उनको लगे कि उतनी सिक्योरिटी नहीं है, और सिविलियंस को उतना तजुर्बा नहीं होता है कि कैसे फूड प्रूफ सिक्योरिटी रखी जा सकती है। तो इसलिए अगर सिविलियंस को 303 राइफल्स कंटिन्यू दिए जाए वो ठीक रहेगा मेरे लिहाज से, जो मेरा तजुर्बा कहता है। और अगर एक्स सर्विसमैन को SLR दिए जाए वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे कुलदीप खोड़ा, जिनका ये कहना है कि होम मिनिस्टर का जो दौरा है उससे न सिर्फ वो ग्राउंड लेवल पर जो वहाँ पर जहाँ पर जो हालात हैं उसकी जानकारी हासिल कर पाएंगे, बल्कि लोगों से जो उनको फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ आगे वाली जो रणनीति है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए उस पर काम किया जा सकता है, और जो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रह सकता है। कैमरामैन साहिबा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। इस कड़ाके की सर्दी में हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्म कपड़ों की जरूरत तो है, लेकिन वह खरीद नहीं सकते। करगिल में ऐसे कई गैर स्थानीय मजदूर हैं जो -15 डिग्री की ठंड में रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वे गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते। उनकी मदद के लिए करगिल के बाल्टी बाजार के युवाओं ने एक पहल की है, जिसके तहत उन्होंने काइंड ऑफ वॉल नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया है। अच्छी बात यह है कि इस अभियान को लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज करगिल नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद सलीम ने यहां दौरा किया और कुछ गर्म कपड़े दान किए। मैं MC करगिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का शुक्रगुजार हूं कि वो यहां आए थे। यहां वॉल ऑफ काइंडनेस पे एक चैरिटी किया उन्होंने, तो मैं उनका मशकूर हूँ। वॉल ऑफ काइंडनेस को हम दीवार मेहरबानी या नेकी की दीवार भी कहते हैं। इसका मेन मकसद है चैरिटी करना टुवर्ड्स दी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी। जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए इस वॉल को हमने क्रिएट किया था 2019 में। मैंने पर्सनली इसको डेकोरेट किया था। इसके बाद लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। इस ठंड में, इस हर्ष विंटर में सर ने यहाँ पे कोऑपरेट किया और यहाँ पे इस वॉलंटरी वेंचर में अपना एक पार्टिसिपेशन दिखाया। MC करगिल ने एक क्लॉथ बैंक जो है एस्टेब्लिश किया था। तो इस क्लॉथ बैंक को एस्टेब्लिश करने का मतलब हमारा ये मकसद ये है कि हमें जो कपड़े डोनेशन में मिलते हैं इसमें हम कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं। हम लोगों से जो कपड़े जो है वो उनसे मांग रहे हैं, तो वो लोग हमें आके हमारे क्लॉथ बैंक में डोनेट करते हैं। इसमें कुछ यूज्ड कपड़े भी हैं जो अच्छे कंडीशन में, और ज़्यादातर लोग नए कपड़े जो है हमें डोनेट करते हैं। हिमाचल में मंत्रियों में विभाग बंटने से पहले CPS को विभागों का जिम्मा मिलने लगा है। बता दें कि मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी CM के अधीन काम करेंगे। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग का कार्य भी देखेंगे। यह आदेश जारी हो गया है। वहीं CM के अधीन विभागों की जिम्मेदारी मिलने पर CPS संजय अवस्थी ने CM सुक्खू और पार्टी आलाकमान का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि विभाग के कामकाज को लेकर जल्द तैयार होगा रोड मैप। मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और शीर्षत अपने नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। और अब जब जिम्मेवारी मिलती है तो
फिर अपना रोड मैप भी बनाना होता है और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जो उनकी आशा अपेक्षाएं मुझसे हैं मैं उनके अनुरूप काम करूं और उससे भी बढ़ चढ़ कर कार्य करूं। आई एंजॉय वर्क और सीएम साहब का भी एक फंडा है कि वो उनका काम उनका स्वभाव में है और मुझे काम करने का आनंद आएगा और जो जिम्मेवारी मुझे दी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा और जो जनादेश हमें मिला है और जो जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं उन पे खरा उतरने का हम प्रयास करूंगा और मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका सरकार में मैं निभाने का प्रयास करूंगा। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।